जल संकट के बीच पंजाब में धान की खेती, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये एक बेहद गंभीर विषय है क्योंकि खेती में विविधता लाने के प्रयास में पंजाब सरकार ने अब तक 274 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले 5 वर्षों में धान की फसल को लेकर किसानों ने दिखाई दिलचस्पी। धान के रकबे में 7.8% का हुआ और इजाफा। सीएजी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट में कृषि विभाग और जल संरक्षण महकमे में कामकाज पर भी उठाया गया है सवाल कि कैसा वो काम कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही है धान की खेती से भूजल के स्तर में पड़ रहा है दुष्प्रभाव। कम से कम 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर धान के अलावा दूसरी फसल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारी बजट खर्च करने के बावजूद किसानों ने धान की बुआई पर जताया भरोसा। आप सरकार ने जल संरक्षण के मद्देनजर धान बुआई को लेकर जारी किया था कैलेंडर, लेकिन भारी विरोध के कारण अपना कैलेंडर लागू नहीं कर सकी सरकार। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बुआई से पहले लाखों लीटर भूजल का इस्तेमाल करते हैं किसान, और वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पानी और बिजली का बेजा इस्तेमाल है दरअसल। और हर वर्ष पंजाब में ग्राउंड वाटर टेबल 53 cm से नीचे चला जाता है, जो कि खतरनाक स्थिति है। उधर धान की सीधी बुआई के अभियान को लेकर सरकार ने पहल की है, लेकिन इस पर भी कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि किसानों को इस प्रणाली में लाने के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। पंजाब के कई इलाकों में भूमि जल स्तर खतरनाक स्तर से नीचे पहुंच गया है। वहां सीधी बुआई यानी DSR विधि से खेती लाखों लीटर पानी बचा सकती है, ड्रिप एजुकेशन के तरफ से। और पंजाब के कई इलाकों में भूजल स्तर डेंजर लेवल से नीचे पहुंच गया है, और ऐसी हालात में जल संरक्षण और खेती में विविधता लाकर ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण विषय है, और जो धान की खेती से मोह भंग नहीं हो रहा है किसानों का, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारी संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ में एक खास मेहमान कृषि विशेषज्ञ अजय भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहले अजय भारद्वाज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा ये जो जल संकट है एक तरह से, उसके बीच में धान की खेती जिसपे उनको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि फसलों में विविधता लेकर आए, दूसरी फसल बोए, कितना बड़ा संकट आने वाले समय में हो सकता है इसकी वजह से? देखिए, पंजाब में कृषि का जो एक क्राइसिस है ये बहुत देर से चल रहा है, और समय के साथ साथ ये और ज्यादा गंभीर होता आया है। जो पंजाब जिसने कि ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया है, कृषि क्रांति को जन्म दिया है, हरित क्रांति को जन्म दिया है, वही पंजाब आज कृषि को लेके एक बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक समस्या आ चुकी थी कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की जो कृषि का ग्रोथ रेट है वो -0 भी चला गया था। तो ऐसी समस्या जब पंजाब के अंदर हो रही है, तो किसानों के लिए कई तरह के प्रोग्राम बार बार दिए गए हैं। कईयों को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लुभाने का प्रयास किया गया है, कईयों को हॉर्टिकल्चर की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया है, और कईयों को मिलेट्स और जो हमारे फूड ग्रेन्स है उनकी तरफ ले जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोई भी प्रयास सफल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसमें जो रेम्यूनरेशन आना है किसान को, वो वीट और राइस से बहुत सरल तरीके से आ जाता है, बड़े सहज तरीके से आ जाता है। जब वो कोई और क्रॉप बेचते हैं या बोते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कीनो का फसल उगाते हैं या किसी मसूर की दाल की उगाते हैं या कोई और चीज उगाते हैं, तो उसकी मार्केटिंग को लेके बहुत एक समस्या रहती है। जब मार्केटिंग नहीं होती तो उस हालत में पंजाब का जो किसान है वो हमेशा एक दुर्दशा में आता है। हमने अक्सर देखा है पंजाब में अगर टमाटर ज्यादा हो गए हैं तो वो कई बार सड़कों पे बिखरे होते हैं, अगर आलू ज्यादा हो गए हैं तो सड़कों पे बिखरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, मुझे लगता है कि उस पे फोकस करने की आवश्यकता है। अगर हम उस पे फोकस करते हैं और पंजाब के किसान को एक नई दिशा देते हैं रेम्यूनरेशन के रूप में, तो शायद पंजाब की खेती एक नए युग की तरफ जा सकती है। इसी के साथ ही इसी संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर बिल आए थे, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे 3 एग्रीकल्चर बिल, वो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप में भी और एक व्यवसायिक पत्रकार के रूप में भी कि पंजाब की एग्रीकल्चर को मद्देनजर रखते ही किए गए थे, क्योंकि उनमें जो 3 प्रावधान दिए गए हैं वो एक था कि मार्केटिंग का प्रोविजन था,
कि किसान चाहे तो अपनी जो फसल है वो जहां से उसको 2 रुपए मिल रहे हैं उसकी जगह जहां से 2.5 रुपए मिल रहे हैं या 3 रुपए मिल रहे हैं वहां जाके बेच सकता है। और दूसरा ये था कि अगर उसने बेचना है मुझे बेचने से अगर उसे कम पैसे मिल रहे हैं तो किसी तीसरे आदमी को भी बेच सकता है। इसका मतलब था कि जो एक रूढ़िवादी जो पद्धति चल के आ रही थी मार्केटिंग की उसको तोड़ने का प्रयास था। लेकिन किसान, पंजाब के ही किसान ने इस चीज का विरोध किया। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन थी। मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दें तो मैं सभी आपके श्रोताओं को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पंजाब की जो कृषि है इसमें जो राजनीतिक दखल है ये बहुत भयानक है। तो पंजाब का किसान अगर कुछ करना चाहता है तो कुछ राजनीतिक फोर्सेस ऐसी हैं जो उसमें दखल देती हैं। किसी तरह का कोई रिफॉर्म आने का कोई प्रयास होता है तो कोई ना कोई राजनीतिक जो एक गठबंधन है वो उसका विरोध करते हैं। तो ये जो किसानी है ये बहुत विचित्र स्थिति में आई हुई है। पंजाब जिसको हम कहते हैं कि ये फूड बाउल है ऑफ द कंट्री, जो मतलब सारे कंट्री को अन्न देता है, प्रदान करता है, वही अपने आप में एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। उसके 2 कारण है कि मार्केटिंग बहुत कमजोर है और दूसरा कहीं ना कहीं कृषि का राजनीतिकरण हो गया है। जी, निश्चित तौर पर कृषि का राजनीतिकरण हो गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ में हमारी संवाददाता आकांक्षा जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये धान की बुआई का कैलेंडर जारी किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, इससे पहले भी लगातार कोशिशें होती रही हैं लेकिन किसानों को न कन्विंस कर पाया और न उनके लिए कोई, जिस तरह से अभी कृषि वैज्ञानिक बता रहे थे कि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दे सके, कोई लुक्रेटिव मार्केट उनके लिए नहीं खोज सके कि वो धान के अलावा दूसरी फसलों पर जाए। निखिल, ये बात तो सच है कि बार बार जो है हर एक सरकार कोशिश करती है, पुरजोर कोशिश करती है, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे हैं और इससे पहले भी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और कृषि प्रधान स्टेट होने के साथ साथ अगर इस तरीके से डिप्लीट करेगा वाटर टेबल और सॉइल जो है उसकी अगर सेहत खराब होएगी तो आगे क्या इसी तरीके से फार्मिंग हो पाएगी कि नहीं, क्या ये कृषि प्रधान क्षेत्र रहेगा या नहीं रहेगा। इस बार भी जो है मूंग दाल के ऊपर जो है एमएसपी आम आदमी पार्टी ने जो है करा था, पर वो इसीलिए करा था ताकि जो एक राइस वैरायटी होती है PR 126 जी, ताकि लोग जो है उसकी तरफ जाएं और उस पे एमएसपी भी दिया। पर अभी जो देखने में आ रहा है वो ये है कि सरकार से ज्यादा जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने मूंग जो है वो उठाई है। मार्कफेड जो है एजेंसी थी, नोडल एजेंसी थी जिसे प्रिक्योर करना था, उसके डाटा के अनुसार जो है एक 1.35 लाख क्विंटल जो मूंग है वो अराइव हुआ था, पंजाब में आया था। उसमें से 1.20 लाख है जो वो सिर्फ प्राइवेट लोगों ने उठाया और सिर्फ 13,890 क्विंटल जो है वो सरकार ने, मतलब 10% के लगभग जो है सिर्फ सरकार उठा पाई है। इसके साथ साथ एक रियलिटी चेक जो इस सरकार के सामने है वो ये है कि 20 लाख एकड़ का टारगेट था कि सीधी बुआई जिसको कहते हैं, डायरेक्ट सोइंग जो होती है, वो सिर्फ, और अभी देखने में आ रहा है तो सिर्फ 1.29 लाख एकड़ में ही जो स्टेट के अंदर सीधी बुआई हो रही है, DSR हो रही है। DSR ना होने की वजह से हमारी जो वाटर टेबल है पंजाब की वो बहुत नीचे जा रही है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो 75% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो है 75 से ज्यादा % एरिया जो है वो इरिगेशन ग्राउंड वाटर से हो रहा है, उससे काफी डिप्लीट कर रहा है। तो आगे अब हर एक सरकार, बिल्कुल बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल आकांक्षा, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस पर अगर जिसको कहते हैं कि समय रहते नहीं चेते तो इसका भुगतान जो है आने वाली पीढ़ियां करेंगी और पंजाब करेगा। जिस तरह से एक जो वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है और किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सभी को समझने की जरूरत है। आकांक्षा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारे साथ अजय भारद्वाज जी जुड़े थे, आपका भी अजय जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।